हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूबी पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट जो कि थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, इसके लेक्चर सीरीज़ को चला रहे थे, जिसमें हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। पहले लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़े थे दो मैग्नेटिक अक्षों के असंरेखण के कारण जो टॉर्क उत्पन्न होता है उसको हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग टॉर्क का मान निकाले थे टाउ बराबर एफ एस साइन अल्फा इंटू 2r। यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बल आघूर्ण कोण की अवधारणा। जब दो मैग्नेटिक अक्ष एक दूसरे से के साथ असंरेखित हो जाते हैं, असंरेखित का अक्ष मतलब है एक के सापेक्ष दूसरा क्या है, थोड़ा तिरछा हो, तो उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। और इस टॉर्क के उत्पन्न होने में टॉर्क एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यह टॉर्क एंगल क्या होता है, इसको हम लोग आज समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं पहला मैग्नेट है जो इस बिंदु के सापेक्ष मूवमेंट कर सकता है, अर्थात ये घूमने योग्य है। और दूसरा मैग्नेट है जिसके दोनों पोल क्या हैं, स्थिर हैं, अर्थात यह स्थायी मैग्नेट है। तो इन दोनों मैग्नेटिक अक्षों के बीच देखिए, पहले मैग्नेट का क्या है अक्ष, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है पहले मैग्नेट की जो स्थिर है उस मैग्नेट के मैग्नेटिक अक्ष को दिखाता है। और दूसरा वाला जो लाइन है, ये वाला डॉटेड लाइन, ये दूसरे जो घूमने वाले मैग्नेट का अक्ष है उसको प्रदर्शित कर रही है। तो इन दोनों मैग्नेटिक अक्षों के जो कटाव बिंदु से, यहाँ देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर काटने से क्या बनता है, कोण बनता है। तो इन दोनों के काटने से इन दोनों के बीच, दोनों मैग्नेटिक अक्षों के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग बल आघूर्ण कोण कहते हैं। इसी को हम लोग बल आघूर्ण कोण कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दोनों चुंबकीय अक्षों के असंरेखण के कारण अक्षों के बीच बना कोण ही बल आघूर्ण कोण कहलाता है। इसे अल्फा से लिखते हैं या अल्फा से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है आज का विद्युत चुम्बकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर दो प्रकार के ईएमएफ को उत्पन्न कर सकते हैं, या इस पूरे वाक्य को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल दो प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल दो प्रकार के होते हैं। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो किसी कुंडली में यदि कोई फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में जो होता है एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसी को जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात किसी कुंडली से संबंध फ्लक्स में यदि परिवर्तन कराया जाता है तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसी को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यह दो तरीके का होता है, पहला होता है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा होता है डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। उपरोक्त दोनों ही विधियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार होता है। अर्थात जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान होगा या उसका टाइप होगा, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। एक वैज्ञानिक थे फैराडे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत के अनुसार ही हम लोग किसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के परिमाण को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत क्या था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। इन्होंने क्या बोला था, फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम दिए थे। पहला नियम है, जब किसी परिपथ या कुंडली में संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में एक ईएमएफ प्रेरित हो जाता है या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कुंडली दिखाया हुआ है जिससे एक फ्लक्स लिंक है फाई। यदि इस फाई में परिवर्तन कराया जाता है किसी विधि द्वारा तो इस कुंडली में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह फैराडे का प्रथम नियम बोलता है। इसके बाद दूसरे नियम में देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है,
फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वितीय नियम के अनुसार किसी परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है। इसमें देखिए, यदि किसी कुंडली में एक टर्न है तो 5 फ्लक्स होगा और n टर्न है तो n 5 फ्लक्स होगा। जैसे मान लेते हैं, यदि एक टर्न है तो केवल 5 फ्लक्स होगा, अगर 2 टर्न है तो 2 5 फ्लक्स होगा और 3 टर्न है तो 3 5 फ्लक्स होगा। यहाँ n को एक नंबर के रूप में दिखाया हुआ है। तो प्रथम और द्वितीय नियम के अनुसार अगर हम लोग मिला के देखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -E बराबर d∅ यह माइनस क्यों आता है? यह लेंज के नियम के कारण आता है। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जो है BEE का सब्जेक्ट है उसमें पढ़े होंगे कि ये माइनस क्यों आ रहा है। इसको आप लोग वहाँ जाके देखेंगे। एक लेंज का नियम होता है जिसको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़े थे। इसको आप लोग डिटेल में जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। तो यह लेंज के नियम के कारण यहाँ माइनस आता है। तो इसी को देखिए, माइनस को हम लोग उस तरफ कर देंगे तो ये समीकरण हमारा कुछ हो जाएगा, E बराबर -n d∅dt वोल्ट। क्योंकि यह विभवांतर है तो इसको हम लोग वोल्ट में लिखेंगे। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 टाइप का होता है। पहला तो स्टैटिक होता है और दूसरा गतिक होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टैटिक या फिर स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल को समझते हैं। स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। पहला है पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल और दूसरा है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। ये पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, या अन्योन्य प्रेरकत्व या पारस्परिक प्रेरकत्व या फिर स्वप्रेरकत्व, यह सब BEE में पढ़ाया गया है। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को ये सब आ रहा है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला है अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए, अन्योन्य प्रेरण की घटना तभी होती है जब कम से कम 2 कुंडली हो, दोनों कुंडलियां एक दूसरे के पास रखी हों और पहले का फ्लक्स दूसरे के साथ और दूसरे का फ्लक्स पहले के साथ लिंक कर रहा हो, तभी अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है। ये बात हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़ चुके हैं और शायद यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें 2 कुंडलियां अत्यंत समीप रखी होती हैं। ये विद्युतीय रूप से अलग होती हैं, अर्थात इनमें कोई विद्युतीय कनेक्शन नहीं होता है। जब पहली कुंडली में धारा परिवर्तित होता है तो पहली कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली से संबंधित पहली कुंडली का फ्लक्स भी परिवर्तित होता है। अर्थात इस थ्योरी का कहने का मतलब यह है कि यदि इस पहली कुंडली में धारा को हम लोग परिवर्तित करें तो धारा भेजने पर क्या होता है, एक ओरस्टेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, जब किसी कुंडली में जो है धारा को भेजा जाता है तो कुंडली के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब फील्ड जनरेट होगा, चूंकि दोनों कुंडलियां पास पास हैं तो इसका फील्ड इसके साथ लिंक करेगा। तो लिंक करने से क्या होता है, जब इसमें धारा को परिवर्तित करेंगे तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है तो इसमें भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स में पहले में फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसी को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसके आगे। देखिए, में फ्लक्स परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली से संबंधित पहली कुंडली का फ्लक्स भी परिवर्तित होता है, जिसे कुंडली बी में यानी दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल E2, जिसका परिमाण कितना होता है N2∅12/dt वोल्ट प्रेरित होता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है। E2 क्या है, दूसरी में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका मान है। N2 दूसरी का ही टर्न, जितना टर्न दिया हुआ है N2 दूसरी का टर्न है। और 512 क्या है, पहले के कारण दूसरे से संबंधित फ्लक्स है। पहले कुंडली के कारण दूसरे में संबंधित फ्लक्स है 512, माने पहले के कारण दूसरे में संबंधित फ्लक्स। और बाय dt ये हमारा क्या था, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम था। इसी के अनुसार E2 बराबर N2∅12/dt वोल्ट प्रेरित होगा। अर्थात यदि 2 कुंडलियां पास पास रखी हों तो पहली में धारा या फ्लक्स में बदलने से
दूसरी में उत्पन्न ईएमएफ अन्योन प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अन्योन प्रेरण की घटना हमेशा कम से कम दो कुंडलियों के बीच होती है, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद स्वप्रेरण की घटना आती है। तो स्वप्रेरण की घटना केवल और केवल एक ही कुंडली में होती है और उसी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होता है, जिससे उसी कुंडली में जो है एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उसको स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको समझ लेते हैं। देखिए, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन से उसके साथ संलग्न फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ स्वप्रेरित ईएमएफ होगा, जैसे E1। देखिए, स्वप्रेरण की घटना के लिए केवल एक कुंडली की आवश्यकता होती है। इसको आप इससे भी समझ सकते हैं या इस चित्र से भी समझ सकते हैं। देखिए, तो इस चित्र से समझ लेते हैं, इससे ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कुंडली है। देखिए, यहाँ पर एक ही कुंडली है। जब इसमें करंट को फ्लो कराते हैं हम लोग, तो कुंडली का एक प्रॉपर्टी होता है कि वह अपने अंदर करंट में परिवर्तन का अपोज करती है। अपोज करती है यानी फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। इसी के कारण यहाँ माइनस चिन्ह आया था। लेंज का यही नियम था कि कुंडली में जब कोई फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो वह अपने फ्लक्स में परिवर्तन का अपोज करती है, जिसके कारण यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाता है। तो हम लोग स्वप्रेरकत्व को पढ़ रहे थे, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, जब इसमें हम लोग धारा को परिवर्तित करेंगे, मानते हैं पहले फ्लक्स फाई था, जब इसमें जो है धारा को और बढ़ाएंगे तो ये फाई का मान बदलेगा। फाई का मान बदलेगा तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में यदि परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो इसी कुंडली में इसी के फ्लक्स के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जिसे ई से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके बाद है दूसरा गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये स्टैटिक प्रेरित विद्युत वाहक बल थे दोनों। पहला था अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल और दूसरा स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। ये स्टैटिक के अंतर्गत आते थे, अर्थात स्थिर विद्युत वाहक बल थे। अब दूसरा क्या है, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत किसी कुंडली को यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से कुंडली से संलग्न फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसमें हम लोग धारा को परिवर्तित करके उसमें फ्लक्स परिवर्तन करा रहे थे स्टैटिक वाले में, और डायनेमिक वाले में क्या करेंगे, डायनेमिक वाले में हम लोग कुंडली को ही किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में घुमा देंगे। तो घुमा देंगे तो हर समय उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण जो है उसमें कुंडली के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में घूमने के कारण उसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल वहाँ भी प्रेरित होगा, और इस तरीके से प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग कहते हैं गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, उसका परिमाण कितना होता है। गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल या तो फील्ड के गति के कारण होता है या तो चालक के गति के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए इसे गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के दो तरीके हैं, या तो कुंडली को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दीजिए और लगातार घुमाते रहिए, या तो जो है कुंडली को घुमा दीजिए, या तो कुंडली को स्थिर रख के मैग्नेटिक फील्ड को ही घुमा दीजिए। तो इन दो तरीक़ों से जो है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को उत्पन्न कराया जा सकता है। गतिक विद्युत वाहक बल का परिमाण। तो गतिक विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक फिगर दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। यदि किसी L लंबाई का चालक किसी V फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से घूम रहा है तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF E बराबर VVL sin थीटा होगा। गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या होता है, यदि कोई L लंबाई का चालक, यहाँ पर देख सकते हैं, L लंबाई का चालक V वेग से किसी B फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है तो उसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होगा, VVL sin थीटा, जहाँ V क्या है, इस चालक का वेग है, B क्या है, फ्लक्स घनत्व है जिसमें चालक घूम रहा है,
एल क्या है, चालक की लंबाई है। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा जो है चालक के वेग और फ्लक्स घनत्व के बीच का कोण होता है। यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, ये फ्लक्स घनत्व है, ये वेग है, इसी के बीच का एंगल है ये थीटा। इसके बाद जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको मशीन पढ़ना है, डीसी मशीन पढ़ना है। तो डीसी मशीन में दो टाइप की मशीनें आती हैं। पहला आता है डीसी मोटर और दूसरा आता है डीसी जनरेटर। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग जो है डीसी जनरेटर के केस में किया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ लेंगे, इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस नियम के, इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस नियम की सहायता से किसी चालक या कॉइल में गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है। यानी इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस लिए उपयोगी है, इसके द्वारा हम लोग किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार रखें कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोण पर रहे। देखिए ये कैसे रहेगा, अभी मैं समझा देता हूँ। परस्पर समकोण पर रहे यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ रखें तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में रखें तो मध्यमा उंगली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। देखिए मैं पहले अपने हाथ से समझा देता हूँ, इसके बाद जो है आपको फिगर को दिखा के भी समझाऊंगा। देखिए ये मेरा दाहिना हाथ है, इसको जब मैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से रखूँगा, तो देखिए इस तरीके से रखूँगा तो ये मेरा क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये अंगूठा जो है मेरा जिस तरफ चालक गति कर रहा है उसकी दिशा को दिखाएगा। मतलब यदि हम इसको, ये जो हमारी उंगली है, इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें और इस उंगली को चालक की गति की दिशा में रखें, तो ये जो मध्यमा उंगली होगी ये हमारा चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दिखाएगा। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखाया हुआ है, इसमें दाएं हाथ की उंगलियों को दिखाया हुआ, देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पर 90 डिग्री दिख नहीं रहा है लेकिन ये 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है यदि ये वाला जो है, जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तर्जनी उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो और ये चालक की गति की दिशा में हो, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या उसमें जो चालक में करंट होगा उसकी दिशा इस उंगली द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। तो ये होता है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इस चित्र के माध्यम से मैं समझता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिंग ने क्या कहा था। तो आज का दूसरा, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वहन करते चालक पर बल। देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी चालक को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें उस चालक में कोई करंट फ्लो हो रही होगी तो उस चालक पर एक बल लगता है। इसको हम लोग चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कैसे निकालेंगे और चालक पर लगने वाले बल के परिमाण को कैसे निकालेंगे, इसी को यहाँ आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो नियम उपयोग किए जाते हैं। पहला चालक के ऊपर जो बल लग रहा है उसके परिमाण को निकालने के लिए, और दूसरा क्या है, चालक पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा को निकालने के लिए जो है नियम उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर दो नियम उपयोग किए जाते हैं। पहला परिमाण से संबंधित जो बल लग रहा है उसका परिमाण, और दूसरा क्या है, चालक पर लग रहे बल की दिशा। तो परिमाण को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉरेंज बल, एक लॉरेंज वैज्ञानिक थे, उनके नियम के अनुसार हम लोग उस पर लगने वाले बल की परिमाण को निकालते हैं, और जो बल की दिशा होगी उसको जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लोग निकालते हैं। अभी हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को पढ़े थे जो कि जनरेटर में उपयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, उसको हम लोग मोटर में उपयोग करते हैं। उससे पहले हम लोग लॉरेंज बल क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा वहन करते हुए चालक पर बल। यदि कोई चालक जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस चालक पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में प्रवाहित धारा दोनों को लंबवत
होती है, इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए ये फिगर रहा। तो जो इस पर बल लगेगा, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है और ये धारा की दिशा है। तो जो इस बल की दिशा होगी इन दोनों के लंबवत होगी। देखिए यहाँ 2D डायमेंशन में हम लोग देख रहे हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग 3D में देखेंगे, जैसे किसी घनाकार बॉक्स के कोने को देखेंगे, देखिए वहाँ पर तीनों के तीनों लाइन जो जाती हैं वो तीनों आपस में क्या होती हैं, समकोण पर होती हैं। उसी तरीके से इस पॉइंट पर ये तीनों समकोण पर हैं। इसमें दिख नहीं रहा लेकिन इसको मानकर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर कोई घन है नहीं, मैं तो आप लोगों को समझा देता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस चित्र के माध्यम से आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जो बल लगता है उस बल का परिमाण जो है लॉरेंज ने निकाला था, जिसका मान कितना होता है, F बराबर IVL साइन थीटा। यह बल का परिमाण होता है जहाँ I चालक में धारा है और B चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व और L चालक की लंबाई है। ये तीनों ही बता दिए हैं कि इसमें क्या क्या है। इसके बाद हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद का टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।